नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम कोई पुरानी गाड़ी खरीदते हैं तो जो उसके साथ इंश्योरेंस मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता है इंश्योरेंस। तो अगर फिर इंश्योरेंस नहीं मिलता है आपको, तो इंश्योरेंस हम कैसे कराएं, और अगर इंश्योरेंस मिलता है तो उस इंश्योरेंस को हम ट्रांसफ़र कैसे कराएं, इंश्योरेंस को ट्रांसफ़र कराने में कितनी फीस लगेगी, तो बात करेंगे इसी के बारे में। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप अपनी कोई पुरानी गाड़ी खरीदते हैं तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो आरसी में नेम है वो और जो इंश्योरेंस में नेम है वो हमेशा एक ही व्यक्ति का होने चाहिए। मान लीजिए आपने पुरानी गाड़ी खरीदी और जो आरसी है वो पुराने बंदे के नाम से और आपने जो इंश्योरेंस कराया वो अपने नाम से करा लिया, तो भी कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। या फिर मान लीजिए आरसी आपने अपने नाम ट्रांसफ़र करा ली, इंश्योरेंस पुराने व्यक्ति के नाम से है, तो भी कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। तो ये सबसे समझने वाली बात है कि दोनों चीज़ें आपके नाम से होनी चाहिए। या तो दोनों चीज़ें पुराने व्यक्ति के नाम से हो, जो पुराने ओनर हैं, या फिर दोनों चीज़ें आपके नाम से होनी चाहिए, तभी कंपनी आपको क्लेम वहाँ पर देगी। तो दोस्तों, अब पहले बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपको कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता, अगर कोई आपने गाड़ी खरीदी है, आपको प्रीवियस इंश्योरेंस वहाँ पर नहीं मिल रहा, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है कि आप इंश्योरेंस करा सकते हैं पुराने व्यक्ति के नाम से, पुराने ओनर के नाम से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी जो आरसी है, आरसी ट्रांसफ़र होने में आपको टाइम लगेगा, 1 महीना या 2 महीना लग सकता है, तो फिर आप इंश्योरेंस करा लीजिए पुराने ओनर के नाम से। और जब तक आपकी आरसी ट्रांसफ़र नहीं होती तब तक आपको कंपनी क्लेम देगी, क्योंकि जो आपका इंश्योरेंस है वो पुराने व्यक्ति के नाम से है, आरसी है पुराने व्यक्ति के नाम से, दोनों चीज़ें आपके पुराने ओनर के नाम से हैं। अगर कोई क्लेम आता है तो कंपनी वहाँ पर आपको क्लेम आसानी से दे देगी। या फिर उसमें दूसरा ऑप्शन ये है कि जो इंश्योरेंस है उसे आप अपने नाम से करा लीजिए। मान लीजिए जो आपको फॉर्म 2930 है, जिसको हम सेल लेटर बोलते हैं, अगर सेल लेटर आपके पास है, 2930 फॉर्म आपके पास है, तो फिर उसको देकर आप इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि फिर आपको जल्दी से जल्दी आपको जो आरसी में नेम है वो ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ट्रांसफ़र नहीं होगा, जब तक आरसी में नेम ट्रांसफ़र नहीं होगा, तब तक कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। इंश्योरेंस आपके नाम से रहेगा, आरसी प्रीवियस ओनर के नाम से रहेगी, तो फिर कंपनी आपको कभी भी क्लेम वहाँ पर नहीं देगी। तो ये दो ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको इंश्योरेंस कराना ही है तो आप प्रीवियस ओनर के नाम से करा सकते हैं। आपको लगता है कि टाइम लगेगा इंश्योरेंस आरसी ट्रांसफ़र होने में, तो आप प्रीवियस ओनर के नाम से करा लीजिए। लेकिन आपको लगता है अगर कि मेरी जो आरसी है वो जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगी 15 दिन में, 10 दिन में, तो फिर इंश्योरेंस आप अपने नाम से कराइए, फॉर्म 2930 लगाइए, और वहाँ पर कंपनी आपके नाम से इंश्योरेंस करेगी, इस गाड़ी की इंस्पेक्शन करेगी, और जैसे ही आपके नाम आरसी ट्रांसफ़र होगी तो ऑटोमेटिकली कंपनी, जब भी उसके बाद कोई क्लेम आएगा तो कंपनी आपको उसमें क्लेम वहाँ पर दे देगी। अब दोस्तों, दूसरी कंडीशन ये है कि आपको इंश्योरेंस वहाँ से मिला, आपने जो गाड़ी खरीदी है वहाँ पर आपको प्रीवियस इंश्योरेंस आपको मिला है, लेकिन जो इंश्योरेंस है वो सिर्फ थर्ड पार्टी है। तो दोस्तों, थर्ड पार्टी के केस में जो माना जाता है वो ये है कि जो थर्ड पार्टी है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर आप उसमें नाम ट्रांसफ़र नहीं भी कराएंगे तो भी थर्ड पार्टी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र मानी जाएगी। इन केस कोई क्लेम आता है तो कंपनी उसमें लायबल होती है उसको पे करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने गाड़ी ट्रांसफ़र कराई है, आरसी ट्रांसफ़र कराई है, लेकिन इंश्योरेंस ट्रांसफ़र नहीं कराया आपने थर्ड पार्टी का, तो भी उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर थर्ड पार्टी का कोई क्लेम आता है तो कंपनी वहाँ पर लायबल है, कंपनी आपको वहाँ पर क्लेम देगी। तो थर्ड पार्टी अगर इंश्योरेंस आपको वहाँ पर मिल रहा है तो फिर आपको उसको ट्रांसफ़र करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें नेम आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं, तो उसका सिंपल प्रोसेस है। कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए, जिस भी कंपनी का इंश्योरेंस है, जिस भी इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस है, उस कंपनी को कॉल कीजिए, उनको बताइए कि आपने गाड़ी परचेज़ कर ली है। अगर आपकी आरसी ट्रांसफ़र हो गई है तो आप अपनी जो ट्रांसफर्ड आरसी है उसको भेज दीजिए, अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपके डॉक्यूमेंट के वैसे डॉक्यूमेंट उनको भेज दीजिए, वो ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आपकी आरसी ट्रांसफ़र नहीं हुई है तब भी आप चाहते हैं ट्रांसफ़र कराना, तो फॉर्म 2930 आप लगा के भेज दीजिए, तो कंपनी वहाँ पर आपके नाम से उसको ट्रांसफ़र कर देगी। तो उसके लिए कोई ऐसा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, कोई फीस भी उसमें लगती नहीं है। थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र में 0 फीस लगती है या फिर 50 रुपये लगती है, तो वो नॉर्मल सी फीस देकर आप उसको ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अगर उसको नहीं भी कराएंगे तो भी चिंता करने की बात उसमें नहीं है। अब दोस्तों, जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि जो इंश्योरेंस आपको मिला है वो मिला है कि प्रीवियस ओनर के नाम से आपने गाड़ी खरीदी है, प्रीवियस ओनर के नाम से इंश्योरेंस चल रहा है, तो वो आपको मिला है। या फिर आपने प्रीवियस ओनर के नाम से इंश्योरेंस करा दिया था, आरसी आपके नाम ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो अब उसको हम कैसे ट्रांसफ़र करें। अब दोस्तों, जब भी आप इंश्योरेंस ट्रांसफ़र करेंगे प्रीवियस ओनर से अपने नाम से या नए ओनर के नाम से, तो फिर कुछ डॉक्यूमेंट उसमें लगेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कस्टमर केयर पे कॉल करना है और उनको ये बताना, इंटीमेट करना है कि आपने गाड़ी खरीदी है, आपने आरसी को ट्रांसफ़र करा लिया है, अब आप इंश्योरेंस ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। तो हर पॉलिसी में उसका कस्टमर केयर नंबर लिखा होता है, किस कंपनी का है, उसमें जो कस्टमर केयर नंबर है वो आपको मिल जाएगा उसमें आसानी से। तो उस नंबर पे आपको कॉल करना है, उनको बताना है कि फ़लाना गाड़ी मैंने ये ले ली है, इसका आरसी मैंने ट्रांसफ़र करा लिया है
और जो इंश्योरेंस है वो मुझे ट्रांसफ़र कराना है। तो उसके लिए वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे और डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको ये रही। इसमें सबसे पहले आपसे मांगेंगे आरसी, जो कि नई वाली आरसी है वो मांगेंगे। प्रीवियस ओनर का जो इंश्योरेंस है वो उसकी कॉपी मांगेंगे। एक प्रपोजल फॉर्म मांगेंगे आपसे, वो भर के आपको भेजेंगे प्रपोजल फॉर्म, वो आपको डाउनलोड करके साइन करके उसमें पूरा फिल करके उसको आपको देना पड़ेगा। एक रिक्वेस्ट लेटर आपसे मांगेंगे। रिक्वेस्ट लेटर आपको अपना भी देना पड़ेगा और जो प्रीवियस ओनर है उनके नाम से भी आपको एक लेटर देना पड़ेगा। मतलब वो बना के देंगे आपको कि भाई ये जो इंश्योरेंस है ये मैंने गाड़ी सोल्ड कर दी है, अब ये इंश्योरेंस इनके नाम से ट्रांसफ़र कर दी जाए। तो इस तरीके से वो जो प्रीवियस ओनर है वो भी बना के देंगे और एक लेटर आप भी देंगे कि भाई मैंने गाड़ी परचेस कर ली, तो ये इंश्योरेंस जो है वो मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दी जाए। अगर कंपनी के नाम से थी प्रीवियस इंश्योरेंस तो उसमें कंपनी का जो ऑनर का जो साइन होगा या स्टैंप होगी वो चाहिए होगी। अगर इंडिविजुअल के नाम से तो ओनली साइन करके भी काम चल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर केवाईसी डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके। अगर आप अपने नाम से ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, या कंपनी के नाम से ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो कंपनी का पैन कार्ड और कंपनी का जीएसटी सर्टिफिकेट, तो वो यहाँ पर लगेगा। उसके अलावा जो आपकी गाड़ी है उसकी वहाँ पर इंस्पेक्शन भी होगी और इंस्पेक्शन रिपोर्ट लगने के बाद ही अगर जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आती है तो फिर अगर उसमें कोई गाड़ी में दिक्कत है, कोई डेंट लगा हुआ है तो उसको आपको ठीक कराना पड़ेगा, उसके बाद वो ट्रांसफ़र होगी। अदरवाइज़ कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो बिना इंस्पेक्शन रिपोर्ट के भी ट्रांसफ़र कर देती हैं, जैसे मान लीजिए HDFC है वो बिना इंश्योरेंस रिपोर्ट के भी ट्रांसफ़र कर देती है। लेकिन मैक्सिमम कंपनियाँ आपको रिपोर्ट मांगती हैं और रिपोर्ट अगर रिकमेंड होगी तो फिर आपकी गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर नॉट रिकमेंड होगी तो फिर आपको उसको ठीक कराना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा से आपको रिक्वेस्ट वहाँ पर डालनी पड़ेगी। अब जो इंस्पेक्शन है उसके लिए 2 ऑप्शन होते हैं अपने पास। जब भी आप कंपनी से रिक्वेस्ट करेंगे तो कंपनी आपके पास या तो लिंक भेजेगी, एक इंस्पेक्शन लिंक भेजेगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी गाड़ी की वीडियो बना सकते हैं, अपनी गाड़ी की फ़ोटो कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर अपलोड हो जाएंगी और कंपनी इसको रिकमेंड या नॉट रिकमेंड कर सकती है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है, आप कंपनी से बोलो कि भाई हम फ़ोटो नहीं कर पाएंगे या हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, तो कंपनी एक थर्ड पार्टी कंपनी को कोई पर्सन होता है उसको भेजती है, तो फिर वो बंदा आएगा, आपकी गाड़ी की फ़ोटो करेगा, इंस्पेक्शन करेगा और इंस्पेक्शन रिपोर्ट कंपनी को भेज दी जाएगी। तो जैसे ही वो कंपनी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो आगे का प्रोसेस होगा कंपनी उसको वहाँ पर प्रोसेस कर देगी। उसके बाद ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मेल पे करने हैं। ये जो रिपोर्ट होगी वो ऑटोमेटिकली कंपनी के पास चली जाएगी, आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। लिंक आएगा तो भी चली जाएगी, अगर लिंक नहीं आया, कोई पर्सन अगर दूसरा व्यक्ति आता थर्ड पार्टी का वो करेगा तो भी ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली कंपनी के पास चली जाएगी। आपको ये जो डॉक्यूमेंट है यहाँ तक, जो केवाईसी डॉक्यूमेंट जो है, ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ तक, तो ये आपको भेजने पड़ेंगे और ये सारे आपको मेल पे अपलोड करके प्रपोजल फॉर्म फिल करके उस पर साइन करके या स्टैंप लगा, अगर कंपनी के नाम से तो स्टैंप लगा के, तो फिर ये आपको आगे भेजना पड़ेगा, मेल पे कंपनी को भेजना पड़ेगा। ये उनको वहाँ मिल जाएगी। जैसे सारी चीज़ें वहाँ पर होंगी तो फिर उसमें लगेगा आपका कुछ पैसा। तो दोस्तों अब जो चार्जेस लगेंगे वो कौन कौन से लगेंगे, तो सबसे पहले जो चार्जेस लगेगा वो लगेगा ट्रांसफ़र फीस का। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप पॉलिसी को ट्रांसफ़र कराएंगे तो 50 रुपये से लेकर 70 रुपये 100 रुपये के आसपास कंपनी आपसे एक चार्जेज लेगी ट्रांसफ़र फीस के नाम पे, तो वो आपको कंपनी को पे करना पड़ेगा। उसके अलावा लगेगा आपका एनसीबी अमाउंट रिकवरी। दोस्तों जो प्रीवियस पॉलिसी आपकी चल रही है उस प्रीवियस पॉलिसी में जितना भी नो क्लेम बोनस होगा उस नो क्लेम बोनस का अमाउंट प्लस जीएसटी वो आपको इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वो इंश्योरेंस 3 या 4 महीने चला हुआ था, बाकी 8 महीने का बचा हुआ है, तो हो सकता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपसे प्रो रेटा बेसिस पे वो चार्जेस ले, 8 महीने के हिसाब से वो चार्जेस ले, लेकिन एनसीबी अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। जो भी प्रीवियस पॉलिसी का अमाउंट होगा, चाहे वो 25% हो, 35 हो, 45 हो या 50% हो, उसका जो भी अमाउंट बनता होगा प्लस जीएसटी वो आपको पे करना पड़ेगा ट्रांसफर फीस के साथ में। तीसरा जो पैसा होगा वो लगेगा वो आपका कमर्शियल डिस्काउंट। दोस्तों कुछ कंपनी क्या करती हैं कि आपका कुछ कमर्शियल डिस्काउंट भी घटा देती हैं। अब मान लीजिए जब आप इंश्योरेंस कराते हैं तो कंपनियां आपको डिस्काउंट देती हैं एनसीबी के हिसाब से। मान लीजिए आपका एनसीबी 25% है तो कंपनी आपको कमर्शियल डिस्काउंट ज़्यादा देगी। कमर्शियल डिस्काउंट वो होता है जो ओडी डिस्काउंट, जो ओडी अमाउंट बनता है उस पर कंपनी आपको डिस्काउंट देती है, जिससे कि आपका प्रीमियम सस्ता हो जाता है। अगर आपका एनसीबी ज़्यादा होता है तो कंपनी आपको ज़्यादा डिस्काउंट देती है, अगर आपका एनसीबी 0 होता है तो कंपनी आपको डिस्काउंट नहीं भी देती या फिर बहुत कम डिस्काउंट देती है। तो कई केसेस में ये देखा है कि अगर एनसीबी अमाउंट आपका 0 कर रही है कंपनी, अगर आपका इंश्योरेंस ट्रांसफ़र कर रही है, वैसे तो मैक्सिमम केसेस में नहीं होता, सिर्फ आपका एनसीबी अमाउंट देके ही कंपनी ट्रांसफ़र कर देती है। तो कुछ कंपनियां अगर आपका एनसीबी अमाउंट आपसे ले रही हैं और उसका जो एनसीबी वो 0 हो रहा है तो फिर कमर्शियल डिस्काउंट भी घटा देती हैं। तो कमर्शियल डिस्काउंट का रिकवरी भी आपके पास आ सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आएगा, लेकिन कमर्शियल डिस्काउंट का रिकवरी भी वहाँ पर आ सकता है। चौथे जो चार्जेस हैं वो लगेंगे आपके इंस्पेक्शन चार्जेस। गवर्नमेंट कंपनी का इंश्योरेंस आप ट्रांसफ़र करा रहे हैं या फिर इफको टोक्यो का करा रहे हैं तो फिर वहाँ पर, या फिर कोई और भी कंपनी है तो फिर वहाँ पर कंपनी आपसे इंस्पेक्शन चार्जेस ले सकती है, जो कि 200-250 रुपये के आसपास होते हैं। तो वो चार्जेस आपको पे करने पड़ सकते हैं।
सेल्फ वीडियो आप बनाएंगे या सेल्फ इंस्पेक्शन करेंगे तो फिर आपको कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन थर्ड पार्टी का कोई पर्सन आता है तो फिर वहाँ पर चार्जेस आपके लग सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि लगेंगे लेकिन लग सकते हैं। तो दोस्तों ट्रांसफ़र फीस आपकी लगनी है, एनसीबी अगर अमाउंट है तो वो 100% लगना ही लगना है। ये जो चार्जेज है दोनों ये लग भी सकते हैं और नहीं भी लग सकते हैं, तो दोनों कंडीशन है। अगर किसी का एनसीबी अमाउंट है ही नहीं, पुरानी पॉलिसी में एनसीबी जीरो है, तो फिर आपको सिर्फ ट्रांसफर फीस देनी है 50 रुपये 100 रुपये और आपकी पॉलिसी ट्रांसफर हो जाएगी। अदरवाइज ये इसके साथ आपका एनसीबी अमाउंट और डिस्काउंट अमाउंट भी आपको, जो डिस्काउंट कमर्शियल डिस्काउंट का जो रिकवरी है वो भी आपको देना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी पॉलिसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने इंश्योरेंस को ट्रांसफर करा सकते हैं और जो भी चार्जेस हैं मैंने आपको बता दिए हैं। दोस्तों जाते जाते मैं कुछ सजेशन आपको देना चाहूँगा। जैसे कि सबसे पहला है आरसी और इंश्योरेंस विद वन नेम ओनली। तो दोस्तों जो आरसी और इंश्योरेंस है वो एक व्यक्ति के नाम से होना चाहिए। अगर दोनों अलग अलग व्यक्ति के नाम से हैं तो फिर आपको क्लेम नहीं मिलेगा। आप कितनी हाथ पर मार लीजिए आपको क्लेम नहीं मिलने वाला। या तो दोनों चीज़ें प्रीवियस ओनर के नाम से हों या फिर दोनों चीज़ें नए ओनर के नाम से हों तो ही कंपनी आपको वहाँ पर क्लेम देगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी गाड़ी को ध्यान से चलाएं। जब तक आपका इंश्योरेंस ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, जब तक आपकी दोनों चीज़ें आपके नाम से ट्रांसफ़र नहीं हो रही हैं, तो गाड़ी को ध्यान से चलाएं ताकि कोई क्लेम अगर आता है तो उस कंडीशन में वो फिर आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। और अब वेट कर लेंगे तो फिर जब दोनों चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएंगी तो फिर कंपनी आपको उसमें आसानी से आपको क्लेम दे देगी। बात करते हैं एनसीबी लेटर की। तो ये सजेशन उन लोगों के लिए जो अपनी गाड़ी को बेच रहे हैं। जब कंपनी आपसे एनसीबी का रिकवरी लेती है, जब नए ओनर से रिकवरी लेती है तो कंपनी आप प्रीवियस ओनर को एक लेटर देती है। अगर आप लेना चाहेंगे तो, क्योंकि बहुत सारे लोग लेते हैं उनको पता ही नहीं होता। अगर आप कंपनी को कंपनी से बात करते हैं कि भाई मैंने अपनी गाड़ी सेल कर दी है, मेरा जो इंश्योरेंस है उसका एक लेटर मुझे एनसीबी का दे दीजिए ताकि मैं इसको अगली गाड़ी पे इस्तेमाल कर सकूं। हाँ जी दोस्तों, आप अपने एनसीबी लेटर को अगली गाड़ी पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नई गाड़ी खरीदते हैं, आप पुरानी गाड़ी खरीदते हैं, अगले 3 साल तक उस लेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वो एनसीबी का जो डिस्काउंट होगा उस पूरे डिस्काउंट को वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपका 45% का डिस्काउंट था, 35% का डिस्काउंट था, तो आपको पॉलिसी में एक तो एनसीबी डिस्काउंट मिल जाएगा, ऊपर से आपका जो लेटर जो उसके अलावा जो आपका कमर्शियल डिस्काउंट होता है उसमें भी कंपनी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पुराना एनसीबी यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको जो डिस्काउंट है वो इंश्योरेंस में ज़्यादा मिलता है। एनसीबी का तो मिलेगा, साथ में कमर्शियल डिस्काउंट भी मिलेगा, तो ये आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही जो तीसरा ऑप्शन है वो है थर्ड पार्टी का। तो दोस्तों थर्ड पार्टी बेशक ऑटोमेटिकली ट्रांसफर मानी जाती है कि हो गई ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र, लेकिन फिर भी आपको उसमें नेम आपको ट्रांसफ़र कराना है। बहुत छोटा सा प्रोसेस है, उस कंपनी को मेल करके, कंपनी से बात करके उसको ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसके अलावा जैसे आजकल ऑप्शन चलता है कि भाई जब आप नई गाड़ी लेते हैं तो 3 साल का थर्ड पार्टी मिल रहा है, 1 साल का फर्स्ट पार्टी मिल रहा है। अगर ऐसा कोई सीन है, दोनों चीज़ें अलग अलग चल रही हैं, ओडी पॉलिसी अलग चल रही है, थर्ड पार्टी अलग चल रही है, तो ओडी को तो कराइए ट्रांसफर, साथ में थर्ड पार्टी भी ट्रांसफर करा लीजिए, क्योंकि भविष्य में हो सकता है कोई दिक्कत ना आए। तो उससे अच्छा है कि दोनों चीज़ आप ट्रांसफर करा लेंगे, नेम ट्रांसफर करा लेंगे, तो किसी भी तरह की कोई भी क्लेम होगा, चाहे थर्ड पार्टी का हो चाहे फर्स्ट पार्टी को, तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। कोई सजेशन है तो हमें सजेशन दे सकते हैं, कोई सवाल आपका है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।